कुठारी क्या कहते हैं हम लोग उसको देखेंगे। वे कहते हैं कि राज्य की इस नई अवधारणा ने आधुनिक युग में सत्ता और समाज के रिश्तों में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पहला, हर प्रमुख विधिक राजनीतिक इकाई में एक भू क्षेत्रीय केंद्र का उदय हुआ। इसके चारों तरफ अस्मिताएं गठित हुई। अस्मिताएं मतलब आइडेंटिटी। इन्हीं के साथ राजनीतिक संबंधों का ताना बाना खड़ा हुआ। यही भू क्षेत्रीय केंद्र राज्य की वैधता का बुनियादी स्रोत बना। तो अगर हम इसको थोड़े और गहराई में सूक्ष्मता से देखें तो हम ये पाएंगे कि किस तरीके से जो आइडेंटिटीज़ हैं वो भू क्षेत्रीय केंद्र के इर्द गिर्द घूमती हैं और कैसे इन्होंने एक वैलिडिटी का जो बेस है उसको कंस्ट्रक्ट करा। दूसरा, राज्य का नया केंद्र हर जगह उदयमान राजनीतिक ढांचों का आधिकारिक केंद्र अर्थात राष्ट्र बना और उसने अपनी अंदरूनी और बाहरी सीमाओं को परिभाषित किया। ना सिर्फ एक उभार के रूप में बल्कि उसको स्थापित एक डिस्कोर्स के रूप में, एक कंसेप्शन के रूप में उसको डिफाइन करने की कोशिश की। तीसरा, राज्य का केंद्र परिधि की तरफ फैलने लगा और सामाजिक और आर्थिक कार्यों को चलाने और विभिन्न मतभेदों को संभालने की कोशिश में एक तरह के जन समाज का उदय हुआ। इस समाज में समरूपीकरण और मानकीकरण की नैसर्गिक प्रवृत्तियां थीं। राज्य के कामों का निरंतर फैलाव होने से इसके प्रबंधकीय और प्रशासकीय कार्यभारों का ही नहीं बल्कि व्यावसायिक और लोक हितकारी रुझानों के विस्तार का रास्ता भी खुल गया। तो किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट है इसने और अधिक, जब ये डाइवर्सिफाइड होता है, जब इसका क्षेत्र का विस्तार होता है तो उसके कारण मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों की ज़रूरत पड़ी ताकि इसको और अच्छे से टैकल किया जा सके। एक तरह से राष्ट्रीय राज्य ने इन 3 बुनियादी प्रवृत्तियों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उन्हें और मजबूत किया। तो कहीं ना कहीं ये जो टेंडेंसीज थीं, ये जो ट्रेंड थे 3 तरीके के, इन्होंने राष्ट्र राज्य का जो एक कह सकते हैं कि बेस है उसको और वाइडन किया, उसको और मजबूत किया। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए राज्य को अपनी एकजुटता और अपने घटकों को अनुशासित करने की गारंटी करनी पड़ी ताकि वह राष्ट्र समुदाय में अपने राष्ट्र का अकेला वैधानिक प्रवक्ता बना रह सके। तो कहीं ना कहीं राज्य ने जिस तरीके से अपने आप को सस्टेन करने के लिए इसको यूज़ किया, राज्य को अपनी सीमाओं की अखंडता, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक ढांचा भी बनाना पड़ा। तो अगर हम नेशनल सिक्योरिटी के कंसेप्शन को भी अगर यहाँ पे अप्लाई करके देखें तो आप देख सकते हैं कि राज्य को अपनी सीमाओं की अखंडता, मतलब जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो नोशन है उसकी बात कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी बात हो रही है, और अपनी संस्कृति, कल्चर की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक ढांचा भी बनाना पड़ा। अपनी सुरक्षा पर आए संकट के अनुपात में उसने बल और सैनिक शक्ति का सहारा लिया। इससे राजतंत्र के और कठोर होते जाने का अंदेशा पैदा हुआ और राज्य और नागरिक समाज के बीच रिश्तों का खुलापन घटते चले जाने का खतरा उत्पन्न हो गया। तो अपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फोर्सेस हैं, जब उसका इस्तेमाल हुआ तब राज्य और सिविल सोसाइटी, स्टेट और सिविल सोसाइटी का जो एक चेन था, जो एक रिलेशनशिप था, वो थोड़ा कमज़ोर हुआ। एक उसके बीच में बाइफर्केशन होने लगा और जो रिलेशनशिप है वो भंग होने लगा। अब अगर दुनिया की राजनीति में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देशों में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो लगातार मजबूत हो रही थी। दूसरे, दुनिया में हर जगह लोकतांत्रिक आवेग और ऊर्जावान हुए थे, मतलब डेमोक्रेसी जो है दूसरे जो रीजन्स हैं वहाँ पे और मजबूती के साथ और वाइड हो रही थी। आमतौर पर इन्हीं 2 कारकों के दम पर आधुनिक राज्य की शक्ति को नियंत्रण में रखा जा सका। तो ये जो मॉडर्न स्टेट है, जो बड़ा ही कठोर है, जो बड़ा ही फोर्सफुल है,
अगर उस पर थोड़ा मोड़ा भी अगर